जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे हो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय वाली हम अपनी क्लास में कक्षा 12 की फिजिक्स से कुमार मित्तल की किताब से पढ़ रहे हैं अपना किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ चैप्टर। तो उसमें कल तक की क्लास में हमने मिश्रित क्रम संयोजन में सेलों को जोड़ा था और समांतर क्रम में भी जोड़ा था। देखा था कि कब आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए जो हमें लाभकारी सिद्ध होना चाहिए। तो ये सब चीजें कल की क्लास में पढ़ी थी। तो आज की क्लास में उससे आगे का पढ़ेंगे। देखिए आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है व्हीट स्टोन सेतु। तो इसको आप लोग डाल लीजिए हेडिंग को, व्हीट स्टोन सेतु। हमारा टॉपिक है आज की क्लास का व्हीट स्टोन सेतु। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। देखिए, चलिए क्या बताया आप लोग, हेडिंग ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो इस चैप्टर में ये अभी हमने जो किरचॉफ के नियम पढ़ा है उसके बाद ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगभग हर बार रिपीट करता है। किसी ना किसी एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से पूछ ही लिया जाता है। मतलब इधर आगरा मंडल में या कानपुर में अलग अलग जो जोन वाइज आप लोगों को बट रखी है उनमें किसी ना किसी पेपर में आ ही जाता है। तो श्योर है कि इसको आना ही है। तो इसे इम्पोर्टेंट डाल लेना आप लोग और हेडिंग डाल लीजिए पहली। क्या बताई हमने? व्हीट स्टोन सेतु। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे लिख लेना आप लोग इम्पोर्टेंट। देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए क्या है, इसमें चार प्रतिरोधों पी क्यू आर एस को, तो सबसे पहले हम इसका चित्र ही बनाते हैं। ये चार प्रतिरोधों, एक मिनट रुक जाइए, पीडीएफ को इसकी दोबारा ओपन करते हैं, एक मिनट। चलिए वहां पर पीडीएफ में कुछ एरर था थोड़ा, दोबारा से ओपन किया, अब यहाँ बनाते हैं चित्र। देखिए क्या है, व्हीट स्टोन सेतु का सबसे पहले तो चित्र देखिए आप लोग। चित्र इसका देखिए तो यहाँ से कुछ इस तरीके से है। इसी प्रकार इस साइड एक, और इसी प्रकार से ये रहा, और इसी प्रकार से, और यहाँ इसका एक विकर्ण ये रहेगा जिसमें क्या लगा देंगे, एक धारा मापी जी, और इसी में लगा देंगे कुंजी K2। इसे कह देना K2 कुंजी। और इसके इस वाले विकर्ण के साथ क्या लगाना पड़ेगा, एक कुंजी लगाएंगे और एक सेल लगा देंगे। तो इसे कह देना प्लस माइनस, और इस साइड एक कुंजी जोड़ देना आप लोग। ठीक है, इसे कह देना P, इसे कहना P, इसे Q, इसे R तथा इसे S, और इसे K1 कह देना। ठीक है, यहाँ से प्लस से माइनस की ओर इस साइड धारा जाएगी, तो यहाँ इस वाले में I1 धारा जाएगी और इस वाले में I2। तो यहाँ भी क्या जाएगी, फिर I2 जाएगी, और यहाँ क्या जाएगी, I1। और यहाँ से क्या आएगी, हमारी I धारा आएगी। ठीक है, ठीक है, इसे कह देना आप लोग शेल। चलिए बनाइए तो चित्र, इसके बाद इसको पढ़ाते हैं। इस वाले को बिंदु को ए, इसे सी, तो इसे वी कह देना, इसे डी, यानी ABCD। ठीक है, बन गया हमारा परिपथ। इसे बनाइए आप लोग। चलिए बन गया होगा। देखिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़िए बढ़िया से। देखिए इसमें चार प्रतिरोधों PQRS को, देखिए ये लग भी रखे हैं, PQRS, PQRS।
को श्रेणी क्रम में जोड़कर चारों प्रतिरोध क्या करेंगे, एक तार में जोड़ लेंगे। एक तार को ही मान लेते हैं पूरा, उसमें उसे 4 भागों में कर लेते हैं। इसमें 4 प्रतिरोधों P Q R S को श्रेणी क्रम में जोड़कर ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज के विकर्ण AC को एक सेल कैपिटल E तथा प्लग कुंजी K1 से जोड़ देते हैं तथा दूसरे विकर्ण BD को एक धारामापी कैपिटल G तथा प्लग कुंजी K2 से जोड़ देते हैं। जोड़ भी रखा है हमने। अब चारों प्रतिरोधों के मानों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि कुंजी K2 दबाने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। इस बात को समझिए आप लोग। इन चारों प्रतिरोधों के मानों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि इस वाली ब्रांच में जो धारा जाए वही धारा इस वाली ब्रांच में जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि इन दोनों बिंदुओं A और C के बीच जो विभवांतर हो, या यहाँ से इस साइड जो यहाँ से यहाँ जो धारा जा रही है वही यहाँ से यहाँ धारा आना चाहिए। यानी कि इस वाली ब्रांच में यहाँ B और D के बीच क्या होना चाहिए, विभव में अंतर शून्य होना चाहिए। इस वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच में ऐसी धारा प्रवाहित करेंगे कि बिंदुओं B व D के बीच विभवांतर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। इसी वजह जब विभवांतर शून्य होगा तो विकर्ण BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। देखिए यहाँ लिख भी रखा। अब चारों प्रतिरोधों के मानों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि कुंजी K2 दबाने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। इस स्थिति में सेतु को क्या कहा जाता है, सेतु को संतुलित कहा जाता है। अतः संतुलन की अवस्था में किसी चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं, क्या कह रहे हैं देखिए, अतः संतुलन की अवस्था में किसी चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। क्या कहा, एक बार फिर से सुनिए। मतलब संतुलन की अवस्था में किसी चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न, संलग्न का मतलब जो दोनों भुजाएं ऐसे जुड़ रखी हूं आपस में, संलग्न का मतलब दोनों भुजाएं जो जुड़ रखी हूं। तो हमने क्या कहा, संतुलन की अवस्था में किसी चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए संलग्न भुजाएं क्या रही, ये दोनों संलग्न है, आपस में जुड़ रखी हैं, और ये दोनों आपस में जुड़ रखी हैं। तो P/Q यानी किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, यानी अर्थात P/Q बराबर क्या होगा, R/S हो जाएगा हमारा। यानी ये दो संलग्न है और ये दो, तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, तो इसे आप लोग नोट करिए। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, इसका सूत्र की स्थापना करते हैं। ये P/Q बराबर R/S आया कैसे, इसको देखते हैं। नोट कर लीजिए इसे आप। करिए, चलिए देखते हैं अगला। नोट हो गया होगा, चलिए। सूत्र की स्थापना, हेडिंग डालिए आप लोग, सूत्र की स्थापना। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सूत्र की स्थापना। चलिए देखिए, सूत्र की स्थापना में क्या समझते हैं। सबसे पहले प्लग कुंजी K1 को दबाकर सेल से प्रवाहित धारा I बिंदु A पर दो भागों में बट जाती। अब यहाँ पर इस वाले चित्र को देखिए, जैसे ही प्लग कुंजी K1 को दबाएंगे वैसे ही सेल E से क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगी, और सेल E से क्या निकलेगी, I एम्पियर की धारा निकलेगी। ये आ करके इस बिंदु पर किरचॉफ के संधि नियम से दो भागों में विभाजित हो जाएगी। एक भाग धारा का I1 AB भुजा में तथा दूसरा भाग I2 AD भुजा में प्रवाहित होने लगेगा। चूंकि अब चारों प्रतिरोधों के मानों को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि विकर्ण BD के सिरों पर विभवांतर शून्य रहे, अर्थात कुंजी K2 दबाने पर धारामापी G में कोई विक्षेप ना हो, तो तब क्या होगा, विकर्ण भुजा BC में वही धारा I1 प्रवाहित होगी जो भुजा AB में, और भुजा CD में वही धारा I2 प्रवाहित होगी जो भुजा AD में। अतः इस स्थिति में सेतु को संतुलित कहा जाता है। तब देखिए यहाँ से पीछे की तरफ हमने क्या कहा है, सबसे पहले कुंजी K1 को दबाएंगे वैसे ही सेल E से क्या होने लगी, धारा का प्रवाह चालू हो जाए। माना सेल E से I धारा प्रवाहित हो रही है, जो बिंदु A पर आकर, बिंदु A पर क्या लगेगा, किरचॉफ का संधि नियम।
तो किरचॉफ का संधि नियम क्या कहता है? किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। यानी आई जो धारा आएगी यहाँ मिलेगी आके, यानी संधि की ओर आ रही, और ये दोनों I1 I2 संधि से दूर जा रही, तो आई दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। यानी आई का मान क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। एक भाग I1 AB भुजा में तथा दूसरा भाग I2 AD भुजा में प्रवाहित होने लगेगा। तो देखिए पीछे हमने क्या इस पे लिख रखा है स्लाइड पर, क्या कहा है? धारा आई बिंदु ए पर दो भागों में बढ़ जाती है। भाग I1 भुजा AB में तथा दूसरा भाग, एक भाग I1 भुजा AB में तथा दूसरा भाग I2 भुजा AD में प्रवाहित होता है। अब प्रतिरोधों PQR/S के मानों को इस प्रकार समायोजित करते हैं। देखिए क्या करें, अब प्रतिरोधों PQR/S के मानों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि कुंजी K2 दबाने पर धारा मापी G में कोई विक्षेप ना हो, अर्थात विकर्ण BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। यानी इन प्रतिरोधों के मानों को, चारों प्रतिरोध जो हमारे दे रखे हैं, इनके मानों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि कुंजी K2 दबाने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। इस स्थिति में BD भुजा में प्रवाहित धारा क्या होगी? हमारी शून्य होगी। यानी इस स्थिति में विकर्ण BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अतः भुजा BC में वही धारा I1 प्रवाहित होगी जो भुजा AB में है, तथा भुजा DC में वही धारा I2 प्रवाहित होगी जो भुजा AD में है। विकर्ण BD में कोई धारा ना होने के कारण विकर्ण BD में विभवांतर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? शून्य होगा। अर्थात अब यहां से क्या लगाएंगे? बंद पास ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो देखिए बंद पास क्या है, ये लोग आप लोग देख लेना ABDA में। तो देखिए ये वाला हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। बंद पास क्या कहा हमने? ABDA में, इस वाले बंद पास में चलेंगे। तो देखिए इस वाले बंद पास में इस तरीके से चल रहे हैं हम, ऐसे जिस साइड क्लॉक चलती है उसी साइड क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो देखिए I1 इंटू क्या हो जाएगा हमारा? I1 इंटू P, और फिर इसी में चल के आएंगे इस साइड। अब माइनस का क्या हो जाएगा? I2 इंटू R। देखिए I1 इंटू P, ये धारा की दिशा में चलेंगे, लेकिन इसमें जब आएंगे इस वाली भुजा में तो धारा तो इधर जा रही, लेकिन हमें चलना तो इधर है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे I2 इंटू R। और इस BD के सिरों पर हमने क्या बताया? विभवांतर शून्य होगा, अर्थात E का मान 0 हो जाएगा। तो यहां से यहाँ पर क्या लिखेंगे? बंद पास ABDE में किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होगा? I1 इंटू P माइनस I2 इंटू, यहाँ पर क्या है हमारा प्रतिरोध? I2 इंटू R। I1 इंटू P माइनस I2 इंटू R बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। इसे आप लोग क्या कह देना? समीकरण 1 कह देना। अब इसी प्रकार बंद पास VCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से लिख देना, इसी प्रकार बंद पास लिख देना आप लोग। बंद पास VCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से वहां भी क्या हो जाएगा? I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S बराबर क्या आ जाएगा? शून्य। आप लोगों को दिख भी रहा होगा यहाँ पर, देखिए, सॉरी, ये रहा इसका चित्र। देखिए यहाँ जब हम लगाएंगे किरचॉफ तो इस धारा की दिशा में चल रहे I1 इंटू Q हो जाएगा, और यहाँ धारा इस साइड जा रही, चल इस साइड है, तो I2 इंटू S का माइनस का होगा और बराबर शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ यही लिख दिया हमने, और इसे आप लोग क्या कह देना? समीकरण 2 कह देना। तो जब यहाँ या इन दोनों को पहले, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पर, 1 मिनट, इसको भी समीकरण इसे ना डालना, समीकरण थोड़ा आगे बढ़ा के इसे हल करके डालना आप लोग। इसे जब हल करेंगे तो I1 इंटू, यहाँ लिखना I1P बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? I2 R। इसे समीकरण 1 डालना। इसी प्रकार इसको भी क्या कर देना? I1 इंटू Q बराबर क्या आ जाएगा? I2 इंटू S। इसे समीकरण 2 डाल देना।
अब लिखना आप लोग समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का क्या लगा देंगे, हम लोग भाग लगा देंगे। तो समीकरण 1 में 2 का भाग लगाने पर देखिए क्या आएगा, I1P बटे I1 इस वाले का क्या आ जाएगा, Q बराबर क्या आ जाएगा, I2 इंटू आर बटे I2 इंटू यस। I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो P बटे Q बराबर R अपॉन यस। यहाँ से हमारा जो सूत्र निकल के आएगा, अभी हमने जो पीछे बताया था, P अपॉन Q बराबर R अपॉन यस। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो नोट करिए इसे, फिर इसके बारे में लिखाते हैं। चलिए नोट हो गया होगा। तो देखिए इन वाले, देखिए अब ये जो इसमें चित्र से समझा देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अतः प्रतिरोधों P व Q की जो भुजाएं, P व Q की जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं को क्या कहते हैं, आनुपातिक भुजाएं। अतः P प्रतिरोधों P व Q की भुजाएं आनुपातिक भुजाएं, तथा प्रतिरोध R जो होगा वो ज्ञात प्रतिरोध, तथा AD में लगा यस प्रतिरोध जो होगा इसे क्या कहते हैं, अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। सेतु के विकर्ण AC व BD को संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। सेतु के विकर्ण AC और BD को क्या कहेंगे, संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रतिरोधों P व Q को आनुपातिक भुजाएं, प्रतिरोध R को ज्ञात प्रतिरोध, तथा प्रतिरोध S यानी विकर्ण E वो क्या नाम भुजा AD में लगे प्रतिरोध S को अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, तथा विकर्ण AC व BD को संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। इसी के साथ हमारा व्हीट स्टोन सेतु टॉपिक समाप्त हुआ। नोट कर लीजिए आप लोग, उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। चलिए इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले टॉपिक मीटर सेतु की तरफ। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मीटर सेतु। क्या डालेंगे हेडिंग, मीटर सेतु। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। देखिए क्या मीटर सेतु। चलिए इसका भी चित्र ही बनाना पड़ेगा हमें। चलिए देखिए क्या कह रहा है इसमें, 1 मीटर लंबा तथा एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का कॉन्स्टेंटन अथवा मैग्नीन मिश्र धातु है। देखिए इसका चित्र बनाते हैं कुछ इस तरीके से है। मान लेना ये जो तार रहा हमारा 1 मीटर का है, रूलर लेके आए, 1 मीटर है। कुछ इसी तरीके से जो होता हमारा, चलिए इसे मीटर पैमाने को लगाते नहीं है इस पर, इसी से ऐसे ही बना दे रहे चित्र हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, 1 मीटर लंबा तथा एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन मिश्र धातु, ये आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन कैसे बनती हैं। कॉन्स्टेंटन अथवा मैग्नीन मिश्र धातु का एक तार ऐसी होता है जो एक लकड़ी के बोर्ड पर लगे मीटर पैमाने के सहारे कसा रहता है। 1 मीटर का ही होता है वो पैमाना, भी पूरा 1 मीटर का ही होता है, उसी के सहारे कसा रहता है। तार एसी ए व सी पर 2 L आकार की पत्तियां, तो यहाँ पर L आकार की पत्तियां बनाते हैं पहले। तार ए व सी पर 2 L आकार की पत्तियां, तो यहाँ से यहाँ देखिए, 1 मिनट, कहाँ रहा, ये रहा, और ये L आकार की पत्तियां।
देखिए दूसरी पत्ती हमारी, हम्म, चलिए एक ये रही और दूसरी एल आकार की ही यहाँ पर लगी है। तो मान लेना कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और बीच में एक और पत्ती लगी है इन दोनों के बीचों बीच में। तो इस तरीके की है, और ये रही लीजिए। चलिए ठीक है, हाँ इसी तरीके से बना लीजिए तब तक आप लोग। यहाँ पर एक संबंधक पेंच लगा है, इस वाली में 3 संबंधक पेंच लगे हैं इस तरीके से, और इसमें भी एक संबंधक पेंच यहाँ पर लग रखा है। और यहाँ आप लोग एक पॉइंट बना देना, इसे कह देना ए पॉइंट, इसे कह देना सी पॉइंट, ए सी है। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले तो इस वाले ए पॉइंट को किससे जोड़ना है हमें। हम्म, इसको जोड़ना है यहाँ से लाके इस साइड आकर, एक सेल से जोड़ दीजिए आप लोग। एक सेल से जोड़ देना, उसी के बाद इसी को एक रिजोस्टेट यानी धारा नियंत्रक जिसे कहते हैं, धारा नियंत्रक, और एक कुंजी यहाँ से इस तरीके से जोड़। ठीक है, उसके बाद इस वाले संबंधक पेंच को एक गैल्वेनोमीटर यानी कैपिटल जी, और इसके ऊपर क्या लगा देना, इसे संट यानी प्रतिरोध, ये भी होता है एक प्रतिरोध का ही प्रकार है। और इसको ऐसे करके यहाँ पर टच करा देना जौ की जे को, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को कह देना यल। अब ये पूरी 1 मीटर है तो ये 100 सेंटीमीटर हो गई, यानी इस साइड वाली हमारी क्या बचेगी, 100 - यल, ये सेंटीमीटर में हमारी लंबाई हो गई। ठीक है, यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देना आप लोग। इस तरीके का एक बॉक्स होता है जिसे प्रतिरोध बॉक्स कहते हैं, इसके अंदर असंख्य ऐसी नॉब लगी होती हैं, इसमें जिस नॉब को हटा दोगे उतने ही ओम का प्रतिरोध अप्लाई हो जाएगा। इस वाले प्रतिरोध को कह देना आर, और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा देना अपने मन से, इसी का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, इसी को बोलते हैं अज्ञात प्रतिरोध, यस। ठीक है, या इसको इरेज कर देना ऊपर, यहाँ डाल देना यस नीचे की तरफ। ठीक है, और ये वाला पी डाल देना, और ये वाला आप लोग क्यू कह देना, पी क्यू आर यस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक यानी धारा की मात्रा को जो नियंत्रित करे, धारा नियंत्रक। इसे आप लोग जानते ही होंगे, क्या कहते हैं, कुंजी, कुंजी, ये क्या है, कुंजी। उसके बाद इसे कहते हैं हम लोग ज्ञात प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध। और ये जो दे रखा है हमारा दूसरा वाला अज्ञात प्रतिरोध, क्या है ये, अज्ञात प्रतिरोध। चलिए बनाइए इस चित्र को, उसके बाद बताते हैं इसके बारे में, चलिए बनाइए। 24, चलिए बना लिया होगा आप लोगों ने। देखिए क्या होता है, मीटर सेतु, इसमें इसका नाम ही मीटर सेतु इसी वजह से, क्योंकि ये सिर्फ 1 मीटर का इसमें तार होता है, इसी वजह से इसका नाम मीटर सेतु पड़ा। देखिए इसमें 1 मीटर लंबा तथा एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का कांस्टेंटन अथवा मिस
मैग्नीन मिश्र धातु का एक तार AC होता है। ये बनाया भी हमने, AC होता है। इसे आप लोग कह देना D पॉइंट, और इसे कह देना, ये जो जहां जौ की स्पर्श करा है इसे C पॉइंट कह देना, ठीक है। वो सॉरी, इसे C क्यों कहेंगे, C हम इधर कह ही चुके हैं, तो इसे आप लोग V पॉइंट कहना, सॉरी। इसे B पॉइंट कहना आप लोग, ठीक है, B। तो ये, हाँ, AC और BD, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जो एक लकड़ी के बोर्ड पर लगे मीटर पैमाने के सहारे, ये जो तार AC है इसी के किनारे किनारे इस पर एक मीटर पैमाना लगा होता है, साथ ही में 1 मीटर का ही होता है, वो मीटर पैमाने के सहारे लगा रहता है। तार के सिरे A व C पर दो L आकार, ये देखिए L बन रहा है और यहाँ भी ये L बन रहा है, तो L आकार की पत्तियों से जुड़े रहते हैं। इन पत्तियों के बीच में दोनों ओर कुछ रिक्त स्थान, यहाँ भी कुछ रिक्त स्थान, यहाँ भी कुछ रिक्त स्थान छोड़कर एक तीसरी पत्ती लगी रहती है, जिसमें 3 संबंधक पेच, 1 2 3, 3 संबंधक पेच लगे रहते हैं। बीच वाले पेच डी को एक संट युक्त ये जो प्रतिरोध लग रखा है इसी को क्या कहते हैं, हम संट कहते हैं। अब ये एक ज्ञात प्रतिरोध होता है। एक संट युक्त धारा मापी कैपिटल G, संट युक्त धारा मापी G द्वारा सर्पी कुंजी V से जोड़ देते हैं। ये जो सर्पी कुंजी है इसे जॉकी बोलते हैं। इधर उधर खिसकाकर तार पर टच करा सकते हैं, ये टच हो रही है, तार से जुड़ी नहीं है, तो इसे सर्पी कुंजी V से जोड़ देते हैं, जिससे तार AC पर इधर उधर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। एक बार फिर से समझिए इसे, देखिए क्या कह रहे हैं हम। इसमें 1 मीटर लंबा तथा एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का कांस्टेंटन अथवा मैग्नीन मिश्र धातु का एक तार AC होता है, जो एक लकड़ी के बोर्ड पर लगे मीटर पैमाने के सहारे कसा रहता है। तार के सिरों A व C पर दो L आकार में मुड़ी हुई पत्तियां लगी रहती हैं तथा इन दोनों पत्तियों के बीच में दोनों ओर कुछ रिक्त स्थान छोड़कर एक तीसरी पत्ती लगी रहती है, जिसमें 3 संबंधक पेंच लगे होते हैं, जिसमें 3 संबंधक पेंच लगे रहते हैं। बीच वाले पेंच D को एक संट युक्त धारा मापी G के द्वारा सर्पी कुंजी B से जोड़ देते हैं, जिसे तार AC पर इधर उधर खिसकाकर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। ये तो हो गया उसके बारे में। अब डालिए हेडिंग आप लोग पहली, सिद्धांत, मीटर सेतु का सिद्धांत। ये वर्क किस पर करता है, देखिए, यह उपकरण व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। सर्पी कुंजी तार AC पर इधर उधर खिसकाकर किसी ऐसे बिंदु B पर समायोजित करते हैं, जिससे तार AB व BC दो भागों में बंट जाता है, जिसके संगत प्रतिरोध P व Q होते हैं। बाईं ओर के रिक्त स्थान को एक प्रतिरोध बॉक्स तथा दाईं ओर के रिक्त स्थान को एक अज्ञात प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। अतः सेतु संतुलन की अवस्था में वही होगा क्या, P/Q बराबर R/S। इसे आप लोग समीकरण 1 कह देना। सेतु संतुलन की अवस्था में P/Q बराबर R/S। यहाँ पर आप लोग डाल लेना एक हेडिंग नीचे इसी के बाद। अब यहीं पर हम इसमें इसी के अंतर्गत ये हेडिंग है, यहाँ डालना आप लोग, क्या डालेंगे हेडिंग, तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। जिस तार को हमने मीटर सेतु पर लगाया है उसी का ज्ञात कर रहे हैं, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। चलिए ये हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, इसी के अंतर्गत है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। चलिए लिखिए अब इसी में, माना, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर, माना तार AC का विशिष्ट प्रतिरोध, माना, क्या लिखेंगे, माना जो तार हमने लिया है AC उसका विशिष्ट प्रतिरोध कुछ ना कुछ तो हो गई, तो मान लेते हैं, माना तार AC का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध रो, सॉरी, विशिष्ट प्रतिरोध
रो ओम सेंटीमीटर है। माना तार AC का विशिष्ट प्रतिरोध रो ओम सेंटीमीटर है। शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में तार के भाग, तार के भाग, तार के भाग AB व BC की लंबाइयां, तार के भाग AB व BC की लंबाइयां, अब देखिए दिख रही होंगी इस वाले चित्र में पीछे। AB की लंबाई L है और BC की लंबाई क्या है, 100 माइनस L। तो लिख देना आप लोग AB व BC की लंबाइयां क्रमशः L तथा 100 माइनस L, 100 माइनस L, L तथा 100 माइनस L तथा तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, तथा तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A वर्ग सेंटीमीटर है। तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A वर्ग सेंटीमीटर है। अब तार के भाग AB का प्रतिरोध लिखना है इसके बाद। तब तार के भाग AB का प्रतिरोध, AB का प्रतिरोध, और हमने अभी आप लोगों को जो पीछे वाले चैप्टर में पढ़ाया होगा उसी से लिख रहे हैं। तार के भाग AB का प्रतिरोध है क्या, हमने माना P बराबर क्या होगा, जैसे R बराबर रो L अपॉन A वाले सूत्र से परिकल्पना करके लिख रहे हैं, तो यहाँ से P बराबर रो L अपॉन A हो जाएगा, P बराबर रो L अपॉन A। इसे आप लोग समीकरण नंबर 2 कह देना, क्योंकि एक अभी हमने ये बना दिया, इसे समीकरण 2 कह देना। उसके बाद तार के भाग BC का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। यहाँ स्लाइड एड कर लेते हैं हम, तो यहाँ लिखना ऊपर आप लोग तार के भाग, तार के भाग BC का प्रतिरोध, BC का प्रतिरोध। अब BC का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, PC में मतलब Q है, Q बराबर क्या आएगा, रो L की जगह पे उसकी लंबाई क्या है, 100 माइनस L अपॉन R बराबर रो L अपॉन A होता है, तो यहाँ आ जाएगा 100 माइनस L अपॉन A। इसे आप लोग समीकरण 3 कह देना, समीकरण 3। अब यहाँ डाल देना समीकरण 2 में 3 का भाग करने पर, समीकरण 2 में 3 का भाग करने पर, भाग करने पर, भाग देंगे तो P बटे Q बराबर क्या आएगा, रो L बटे A अपॉन रो 100 माइनस L अपॉन A। तो क्या होता है, देखिए रो से रो कट जाएगा, अब पहली चौथी का गुणा तो ये भी कट जाएंगे, और दूसरी तीसरी का होता है, तो ये तो कहाँ चला जाएगा हमारा, उठ के ऊपर पहुंच जाएगा जाके यहाँ से। तो देखिए यहाँ से आएगा P अपॉन Q बराबर L अपॉन 100 माइनस L। यहाँ से क्या आ जाएगा, P अपॉन Q बराबर L अपॉन 100 माइनस L। अब यहाँ से क्या करना है, ये P अपॉन Q का मान निकल आया, इसी मान को उठाकर हम कहाँ रख देंगे आगे, समीकरण 1 में। तो लिख देना आप लोग यहाँ से P अपॉन Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, P अपॉन Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम उठा के इसको समीकरण 1 में रखेंगे आके, तो देखिए वहां क्या हो जाएगा, R बटे S बराबर L बटे 100 माइनस L। समीकरण 1 हमारा था P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, वहीं रख देंगे आगे। तो यहाँ से अज्ञात प्रतिरोध S का मान अगर हमें निकालना है तो 100 माइनस L इंटू क्या हो जाएगा, इस साइड लाएंगे इसको S को, तो यहाँ से यहाँ R बटे L, यहाँ से कितना आ जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखना एडजस्ट करके लिख दें, तो यहाँ से हो जाएगा S बराबर R गुणे 100 माइनस L बटे L। तो यहाँ से यस का जो मान निकालेंगे हमारा इस फार्मूले से निकालेंगे, यानी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने के लिए हम इस फार्मूले को लगा देंगे, और यहाँ से ये किस में आएगा, ओम में।
यदि ये प्रतिरोध बॉक्स, अभी देखिए ये प्रतिरोध बॉक्स जो हमने लगा रखा है, कहाँ लगा रखा है, इस प्रतिरोध बॉक्स को अभी हमने किस साइड लगा रखा है, अपने इस साइड, यानी यहाँ से अगर हम देखें तो मेरे किस साइड पड़ रहा है, बाई साइड पड़ रहा है। अगर हम इस साइड चेहरा कर लें तो ये किस साइड लग रखा है, मेरे दाई साइड लग रखा है। तो अगर अब हम इस प्रतिरोध बॉक्स की स्थिति को चेंज कर देंगे, अभी जिस स्थिति में यानी प्रतिरोध बॉक्स को उठाकर अपने दाई साइड, जब हम आपकी तरफ चेहरा करके पढ़ा रहे तो इस साइड यानी लगा दें आगे, अभी बाई साइड लग रखा है। तो अब यहाँ क्या करना, यदि प्रतिरोध बॉक्स लिख देना, यदि प्रतिरोध बॉक्स मेरे किस साइड लगाओ, बाई ओर लगाओ। तो प्रतिरोध बॉक्स बाई, वो दाई, सॉरी बाई तो लगा ही है, दाई ओर लगाओ, दाई ओर लगाओ, तो सूत्र क्या होगा, लगा ओ। तो यहां से सूत्र चेंज हो जाएगा, यस बराबर आर गुणे यल बटे 100 माइनस यल आ जाएगा। बस सूत्र में इतना सा ही चेंज आएगा, वरना सूत्र वही रहेगा। अब यहां से क्या करना है, यदि प्रायोगिक तार की जो लंबाई है वो क्या हो, कैपिटल यल हो, तथा त्रिज्या स्मॉल आर हो, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध यहां से क्या हो जाएगा, देखिए इसे नोट करिए, उसके बाद हम लिखते हैं अगली वाली स्लाइड पर। लिखना आप लोग, यदि प्रायोगिक तार की लंबाई, लिखना यहाँ पर, यदि प्रायोगिक तार की लंबाई, जिस तार से हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रायोगिक तार की लंबाई, तार की लंबाई कैपिटल यल, यदि प्रायोगिक तार की लंबाई कैपिटल यल तथा त्रिज्या स्मॉल आर, तथा त्रिज्या क्या हो, स्मॉल आर, यानी ब्रैकेट में ये बराबर क्या हो जाएगा फिर हमारा पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या स्मॉल आर हो तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध हो, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध, तार का विशिष्ट प्रतिरोध, तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, यानी रो बराबर हमारा आ जाएगा यस इंटू पाई आर स्क्वायर बटे कैपिटल यल। रो ओम सेंटीमीटर में लिख लेना या मीटर, जिसमें समझ में, ओम इंटू सेंटीमीटर, दोनों में ही इसका आंसर सही ही प्राप्त होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल भी समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, बस कल इसमें विभव मापी रह गया और उसके आधार पर दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, उसके बाद इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल्स आप लोगों को लगवाएंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, आगे की क्लास के लिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आप लोग हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हो आपको तो हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग उस क्लास को ले पाएं, जिससे आप लोगों की यूपी बोर्ड की परीक्षा 2025 की तैयारी और बेहतर हो सके। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।